चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, याद होगा लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और इसमें मैंने कहा था दो हिस्से हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड दो पॉलिसीज़ हैं, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और सेक्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिएगा, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फिजिकल पॉलिसी क्या है। तो दैट इज पॉलिसी रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड द मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सुनो, गवर्नमेंट के खर्चे से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो फिजिकल पॉलिसी में आता है। और जो कि मनी की सप्लाई से रिलेटेड या फॉरेन एक्सचेंज या रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इसके बारे में जब पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ का हिस्सा होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट खुद बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बजट आता है आपका हर साल, दैट इज आगे देखिएगा, फॉर एग्जांपल ईजिंग ऑफ क्रेडिट द फॉर्म ऑफ आइदर एक्सेस और कॉस्ट माइट रिड्यूस द फर्म्स टू स्टेप अप देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर बाय रियलाइज बिजनेस ग्रोथ। हाउ मेनी फिजिकल पॉलिसीज इम्पैक्ट बिजनेस? बोल रहा है फिजिकल पॉलिसी का बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिएगा, इट वुड नॉट बी out of the place to leave a cue with the learners on the impact of fiscal policy on business. The world is experiencing the worst ever economic downturn due to कोविड 19। ये तो सबको पता है कि कोविड 19 आने के बाद पूरे वर्ल्ड ने सफ़र किया। जो जीडीपी हमारा 8% 9% था, वो जीडीपी घट करके बहुत नीचे आ गया। एक सेकेंड। हाँ, देखिएगा, तो कोविड 19 के बाद से सबसे वर्स्ट हमने इकोनॉमिक डाउनटर्न देखा, यानी पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया था पूरे वर्ल्ड का। इंडियन इकोनॉमी हैज़ नॉट बीन एन एक्सेप्शन, और इंडियन इकोनॉमी में भी नेगेटिव ग्रोथ रेट था, नेगेटिव जीडीपी नेगेटिव चला गया था। द गवर्नमेंट अनाउंस द फिजिकल स्टिमुलस पैकेज टू रिवाइव द इकोनॉमी, और गवर्नमेंट को फिजिकल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करना पड़ा। जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत सारे यहाँ पर डिक्लेरेशंस दिए थे, जैसे फ्री में कई महीनों तक अनाज दिया गया लोगों को, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए गए। बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। लाइकवाइज इन द पास्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फिजिकल स्टिमुलस इन द वेक ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। इसी तरह से 2008 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेज देना पड़ा, मतलब सपोर्ट जो पॉलिसीज़ के रूप में था, और बहुत सारे फ़ायदे लोगों को दिए गए ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके। These stimuli seek to work on demand side and supply side of the economy। अब ये जो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, ये सिर्फ डिमांड साइड को नहीं बल्कि सप्लाई साइड को भी सपोर्ट करती है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जो यहाँ पर गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी है वो किसको सपोर्ट करता है, तो दोनों तरफ, डिमांड को भी बढ़ाने में मदद करता है और सप्लाई को भी, यानी दोनों तरफ से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एंड दस अटेम्प्ट टू पैडल इट थ्रू द लाइकली कोलैप्स, ताकि हम इस कोलैप्स से बचाया जा सके इकोनॉमी को। इनफैक्ट ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्क ऑन डिमांड साइड और सप्लाई साइड और बोथ। सेक्टरल पॉलिसीज, अच्छा एक बात याद रखना, मैं एक एक लाइन इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि एग्जाम में इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल चॉइस। और ये बात आपको समझ में आएगी जब आप चैप्टर पढ़ लोगे, तो आप देखना क्रैकर उठाकर या सॉल्ट स्कैनर, उसमें आप क्वेश्चन देखना, आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं हर पैराग्राफ से। सेक्टरल पॉलिसीज पर्टेन टू द स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन सेक्टरल पॉलिसीज जो होते हैं, ये रहा सेक्टरल पॉलिसी, तीन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एफटी एंड आईपी, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये सेक्टरल पॉलिसीज है, और ये स्पेसिफिक सेक्टर को
अफेक्ट करेंगे ना, मतलब एग्रीकल्चर पॉलिसी लाएंगे तो क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी का असर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर पड़ेगा या इंडस्ट्री पर पड़ेगा? आंसर इज नो। जैसे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अवेलेबल कराया गया, उनको बहुत सब्सिडाइज रेट पर सीड फीड्स एंड फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराए गए, ये पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने। तो वैसे सिचुएशन में इससे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा, ना कि दूसरे सेक्टर्स को, क्योंकि ये सेक्टरल पॉलिसीज हैं। फिगर 1 illustrate policy pertaining to agriculture, industries and foreign trade and investment. We have noted in section 4.1.1 as to how the industrial policy of 1956 and 1991 radicalized the industrial sector in India. रेडिकलाइज मतलब हेल्प करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह से 1956 और 1991 की पॉलिसीज़ ने मदद की थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ने। जैसे 1956 से शुरुआत हुई थी क्लोज्ड इकोनॉमी की, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, या आप बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी ही प्रोडक्शन कर सकती थी, ये सारा प्लानिंग किया गया 1956 में। 1991 आते आते जब देखा कि इंडियन इंडस्ट्रीज स्ट्रांग हो रही हैं, तब उन्होंने इकोनॉमी को खोला, ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिला। देयर में भी गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज टू, और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉलिसी बनाई गई, जैसे टेलीकॉम पॉलिसी, सिविल एविएशन पॉलिसी। तो टेलीकॉम पॉलिसी बनाई गई जैसे 2G 3G स्पेक्ट्रम अलॉट करने के लिए, फिर 4G और अब तो 5G आ गया, 5G स्पेक्ट्रम अलॉट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई और उसी पॉलिसी के हिसाब से वो अलॉट किया गया। सिविल एविएशन मतलब जो हम लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं उसके लिए पॉलिसी बहुत सारे, एड्रेस टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड इम्पैक्ट द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और इसमें समय समय पर पॉलिसीज़ को चेंज भी किया जाता रहा है और गवर्नमेंट करते रहती है। तो एक चीज़ याद रखना, सेक्टरल पॉलिसीज़ का इफेक्ट पूरे इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, मतलब एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर पड़ता है। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करूं तो वैसे केस में फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट बहुत वाइड होता है, ओवरऑल इम्पैक्ट हर एरिया में पड़ता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस। कॉन्ड्यूसिवनेस का मतलब होता है टू प्रोमोट, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैक्रो लेवल पर पॉलिसीज बना सकते हैं, गवर्नमेंट बनाती है और उसका असर वाइडली पड़ता है। तो इससे कौन से पॉलिसीज होती हैं, जैसे देखिए मैक्रो पॉलिसीज का एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स, ये 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसीज इंडिकेटर्स हैं जो कि बिजनेस पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्टैंडर्ड रेसिपी ऑफ बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस दैट ग्रोइंग जीडीपी, मतलब जीडीपी हमेशा ग्रोइंग होनी चाहिए, मतलब जैसे पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए जीडीपी में। ऐसे डेवलप्ड इकोनॉमी जहां पर जीडीपी आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब ग्रोथ रेट 1% है, 0.5% है, 2% है, वहां पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम रहेंगे, वहां पर सारा काम देखिएगा आप ज़्यादातर मशीनों से होता है, सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी रेट हमेशा हाई होता है, 6%, 7%, 8%, और अच्छा तो माना जाता है कि डबल डिजिट में आ जाए, 10% एंड मोर। तो जीडीपी ग्रोइंग होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए। सुनो, ये नहीं बोला कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। टैक्स रेट लो होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है उसका भी असर पड़ता है हमारे जीडीपी पर, एंड मॉडरेट एक्सचेंज रेट सर्व एज टॉनिक फॉर बिजनेस। अगर इंटरेस्ट रेट लो होंगे ना तो नए नए इंडस्ट्रीज खुलेंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट जो है कैपिटल का कम हो जाएगा, तो वैसे केस में वो रिस्क ले पाएंगे। और एक्सचेंज रेट अगर मॉडरेट रहेगा, बहुत हाई नहीं होगा, तो भी बिजनेस को वो टॉनिक के रूप में काम करेगा बिजनेस के लिए। अब कैसे करेगा मैं एक एक करके सब डिस्कस करूंगा। फिर से देखो, जीडीपी ग्रोइंग होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स रेट कम होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी लो होना चाहिए, और मॉडरेट एक्सचेंज रेट होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट हाई नहीं हो और बहुत लो भी ना हो, मॉडरेटली धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता रहेगा। इकोनॉमी के लिए ये अच्छा काम करेगा, मतलब पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। मतलब ऐसे समझो $1 इज इक्वल टू, पहले 40 था, फिर 41 हुआ, धीरे धीरे 42 होता गया,
धीरे धीरे बढ़ते रहे, धीरे 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 चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक से सीधा 70 से एक महीने के अंदर 80 पे पहुंच जाए, 70 से 80, $1 इजिकल टू 80 रुपीज़ पे आ जाए, तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। अगर धीरे धीरे ग्रोथ हो तो उतना दिक्कत नहीं है। 10, वर्टुअस साइकिल इज एक्टिवेटेड। वर्टुअस मतलब रिकरिंग साइकिल ऑफ इवेंट्स, मतलब बार मतलब लगातार चलते रहना। क्या साइकिल ऑफ इज एक्टिवेटेड, मतलब इन सारी चीज़ों का एक साइकिल बनता है जिससे कि हमारा इकोनॉमी चलता है। तो वो साइकिल रिकरिंग साइकिल होगा, चलते रहेगा, वेयर बाय हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन इज इंटरप्रेटेड एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और डिमांड बढ़ना चाहिए जिससे कि ग्रोथ भी बढ़ेगा, ग्रोथ के अवसर बढ़ेंगे। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स लीड्स टू ग्रेटर प्रोडक्शन। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मतलब इन्वेस्टमेंट आता है हमारे पास, तो वैसे सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, यानी पैसा आएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ग्रेटर प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम जनरेशन। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा इनकम भी बढ़ेगा कंपनीज का। देयर बाय ग्रेटर डिमांड, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, एंड हेंस लास्टिंग ग्रोथ, और उससे ओवरऑल ग्रोथ होगा। लाइकवाइज मॉडरेट इन्फ्लेशन टू arouses business optimism for rising prices serve as opportunity trigger for higher profitability। अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन होगा, मॉडरेट इन्फ्लेशन मैंने कहा, थोड़ा इन्फ्लेशन, थोड़ा, तो वैसे सिचुएशन में सबको फ़ायदा होगा उसका। मतलब थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से एम्प्लॉयज़ या बाकी लोगों का इनकम भी बढ़ता है, तो खर्च करने की शक्ति भी बढ़ती है। मतलब अगर देखा जाए कि हम केवल केवल ये कहते रहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महंगाई के साथ साथ अगर इनकम भी बढ़ रहा है ना, इनकम का लेवल, तब फिर टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि महंगाई तो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ जाता है, लेकिन लोगों का इनकम नहीं बढ़ता उस रफ्तार से, तब दिक्कत वाली बात है, तब इकोनॉमी के लिए ये अच्छा साइन नहीं है। Note the prefix moderate for too low and inflation shall have a sedation effect on the economy and too high an inflation will give rise to uncertainties। रुको, अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा तो वो सेडेशन इफेक्ट देगा। सेडेशन इफेक्ट का मतलब पता है क्या होता है, समझना। जैसे आप थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा एक पैग अगर आप ले लेंगे ना, तो वैसे कितना अल्कोहल, तो वो आपके लिए सेडेटिव रोल प्ले करता है। मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाई लगेगा। ये ऐसा कहिए नशे की एक गोली ले लो, तो वैसे सिचुएशन में वो आप थोड़ा सा आप अपने आप को हाई फील करेंगे, ये वो वाला मतलब है। मतलब क्या है, वो बूस्ट करता है, वो आगे ले जाने में मदद करता है। लेकिन थोड़ा सा, ऐसा मत करना 10-12 पैग ले लिया तो फिर तो कहीं के नहीं रहोगे। एंड टू हाई एन इन्फ्लेशन, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो वैसे केस में अनसर्टेनिटीज़ को जन्म देगा वो। मतलब आपका बिहेवियर एकदम अनसर्टेन हो जाएगा, आप कुछ भी बोलने लगोगे, नाचने लगोगे, गिर जाओगे रोड में, कुछ भी, मतलब आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। तो टू हाई इन्फ्लेशन खराब है इकोनॉमी के लिए, और टू मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा रोल प्ले करता है। तो लिख रहे हैं कि राइज टू अनसर्टेनिटीज, हाई इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी को जन्म देता है, राइज इन कॉस्ट एंड इरोजन ऑफ प्रॉफिट। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, आप उतना हाई सेल प्राइस नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट गायब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा सामान बिकेगा भी नहीं ना, तो आपके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, आप प्राइस बढ़ा नहीं पाओगे। और वैसे सिचुएशन में कॉस्ट तो बढ़ ही चुका है, तो आपका मार्जिन गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ तो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Rate of tax on business income is a key fiscal policy indicator directing business investment। रेट ऑफ टैक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन जनरल लोअर टैक्स रेट स्टिमुलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। देखो ये बच्चा भी जानता है आपके फाउंडेशन के सिलेबस में कि टैक्स रेट हमेशा क्या होने चाहिए, बताओ? कम होने चाहिए। कम होने चाहिए। एंड हायर टैक्स रेट रिपील इट। मतलब क्या है कि अगर लोअर टैक्स रेट होगा ना, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, नई नई कंपनियां आएंगी, वो यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगी। लेकिन अगर हाई टैक्स रेट होगा तो वो भागेंगे यहाँ से, वो वैसी कंट्रीज में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे टैक्स रेट मॉडरेट है या उससे कम है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर में हर आइटम पर जीएसटी 7% है, कॉमन। लेकिन इंडिया में कितने सारे टैक्स रेट है? 5%, 12%,
18%, 28%, ये तो 4 रेट हैं ही। इसके अलावा फिर पेट्रोल डीजल पर तो 200% तक टैक्स है। तो वैसे सिचुएशन में ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना हाई टैक्स रेट होगा लोग उतनी चोरियां करेंगे, चोरी करने में बिलीव करेंगे, मतलब वो बिना एक नंबर के बिना माल बेच देंगे, मतलब कैश में, और रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे उसको। लेकिन अगर लो टैक्स रेट होता तो लोग टैक्स कम चोरी करते, इवेजन कम होता। ग्लोबली टू इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स लोअर टैक्स रिजाइम, मतलब जहां टैक्स रिजाइम लोअर होता है वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है ना मूव करता है, ग्रेविटेट टुवर्ड्स लोअर टैक्स रिजाइम, मतलब लोअर टैक्स रिजाइम की तरफ आकर्षित होता है इन्वेस्टमेंट हमेशा। इन्वेस्टमेंट इज इन्वर्सली रिलेटेड विथ ऑल्सो विद द इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट से भी सीधा सीधा लेना है उल्टा, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, इंटरेस्ट रेट लो होगा इन्वेस्टमेंट्स हाई होंगे। यानी लो टैक्स एंड लो इंटरेस्ट रेट हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, समझ गए? यस सर। लोअर इंटरेस्ट रेट क्वालिफाई द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद लोअर रिटर्न, मत बोलो इसको, लोअर कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर प्रोजेक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उसका कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी हमारे लिए कम आएगा। एंड हेंस कंपनीज कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस पोर्टफोलियोज, और कंपनियां एक्सपेंशन में जा सकती है और नए एरियाज में रिस्क ले सकती है। मॉडरेट एक्सचेंज रेट, दैट इज मॉडरेटली हाई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी स्टिमुलेट बिजनेस इन टू मेजर वेज। अगर एक्सचेंज रेट भी मॉडरेट बढ़ रहा है, मॉडरेट, तो वैसे सिचुएशन में बिजनेस को सपोर्ट करता है। कैसे? इंपोर्ट महंगा होगा ना, सुनो सुनो सुनो, $1 इज इक्वल टू 60 बोलो और $1 इज इक्वल टू 65 बोलो, तो ऑब्वियस है जहां पर 65 हो जाएगा तो मेरा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। बोलो, हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। यस सर। तो वैसे केस में मेरा इंपोर्ट जो है वो डाउन होगा। हम कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट करने की जगह इंडियन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। और अगर इसी हालात में देखा जाए तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक्सचेंज डिफरेंस हाई हो रहा है तो एक्सपोर्ट मेरा बढ़ेगा क्योंकि माल सस्ता होगा मेरा, या ऐसा बोलो प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मेरा मॉडरेट एक्सचेंज रेट है, मॉडरेट मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है एक्सचेंज रेट, तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। क्यों? इंपोर्ट कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो इससे इंडिया को फायदा होता है। आगे देखो, वन बाय मेकिंग द इम्पोर्ट्स डियरर इट एनकरेजेस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग प्रोडक्शन, मतलब इम्पोर्ट करने की बजाय प्रोडक्शन यहीं पे करो, सब्सटीट्यूट करो उसको। टू बाय मेकिंग द एक्सपोर्ट चीपर, और इससे एक्सपोर्ट सस्ता होता है। इट एनहांसेस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और उससे हमारा इंडिया में बनाया गया गुड्स या सर्विसेज ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा बेच पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बिसाइड्स इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और एक और फ़ायदा होता है इसमें कि इंडिया के बाहर से मनी का फ्लो होता है, मनी फ्लो टू इंडिया। अगर थोड़ा सा एक्सचेंज रेट हाई होगा ना तो वैसे केस में फॉरेन करेंसी इंडिया आने लगेगा, क्योंकि उनको इंडिया में आने से फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर देखो इंडियन करेंसी सस्ता हुआ यानी फॉरेन करेंसी महंगा हो गया, तो फॉरेन करेंसी महंगा है तो लोग सस्ते जगह में इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना, तो इंडिया सस्ता हुआ तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे फॉरेन कंपनियां। एज द कंपनी डिजायरस ऑफ साइजिंग मार्केट बट इनहेबिटेटेड बाय टैरिफ वॉल्स कैन डू सो बाय सेटिंग अप बिजनेसेस हेयर। तो वैसे सिचुएशन में ध्यान देना यहाँ पर, इनहिबिटेड का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय, यानी जिनको जो रुक जा रहे थे, प्रोहिबिटेड। बाय टैरिफ वॉल के कारण जो रुक जा रहे थे, अब वो इंडिया आकर बिजनेस सेटअप करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ध्यान देना, फिर से ये समरी है, देखना जीडीपी हमेशा क्या होना चाहिए बताओ? हाई होना चाहिए। हाई रहना चाहिए, मतलब बढ़ते रहना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस, मतलब इससे हमारा डिमांड भी हाई होता है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है लोगों का इनकम बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ना, सप्लाई बढ़ना, और उसकी वजह से इकोनॉमी का बढ़ना, ये है जीडीपी बढ़ने का मतलब। इस बात को समझ लो कि अगर जीडीपी हर 10% से बढ़ता है तो वैसे केस में रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पक्का, क्योंकि बिना रोजगार बढ़े जीडीपी नहीं बढ़ सकता। तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं हर परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन जीडीपी, विथ एवरी परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन जीडीपी।
सेकंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए बताओ? थोड़ा थोड़ा। मॉडरेट। तो डिमांड और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हमेशा फुलफिल हो पाएगा। मैंने आपको बताया था अगर इन्फ्लेशन जरूरत से ज़्यादा हाई हो जाए तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कॉस्ट कॉस्ट बढ़ेगा। हम अगर उसी रफ्तार से सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा बोलो? बहुत कम काम हो हो जाएगा। जाएगा। कम हो हम हो जाएगा। जाए। तो प्रेशर रहता है ना हमारे ऊपर कि हम एक लिमिट से ज़्यादा सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, बोलो। यस सर। तो हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हमेशा क्या होता है? नुकसानदायक। नुकसानदायक। टैक्स हमेशा क्या होना चाहिए बोलो? लो होना लो चाहिए। रहना लोअर। चाहिए। इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट टैक्स बिजनेस इनकम। तो वैसे केस में इन्वेस्टर्स को ये इंसेंटिव के रूप में मदद करता है। मतलब अगर टैक्स कम है तो उनके पास खर्च करने वाला इनकम ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। समझ लो, अगर मैं आपसे कहूँ, सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहीं जॉब करते हैं और आप 100 रुपये कमाते हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपसे 40 रुपये ले ले, तो आपके पॉकेट में 60 रुपये आएंगे। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट अगर सिर्फ 15 रुपये ले तो आपके पॉकेट में 85 आएंगे। तो बताओ कहाँ पर इन्वेस्टर खुश रहेगा? कहाँ पर? 85 85 वाले में। 85 वाले में। तो खर्चा भी तो ज़्यादा करेगा, फिर स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट को क्या हो गया, बीजेपी गवर्नमेंट को पिछले 8 सालों में क्या इन्होंने कहीं भी टैक्स घटाया है किसी भी एरिया में? बताओ। नहीं सर। नो बढ़ा सर। दिया। हर जगह इन्होंने टैक्स बढ़ाया है या नया टैक्स लगा दिया है। ये तो उल्टा उल्टा काम करता है। मतलब कोई भी सिंपल इकोनॉमिक्स जानने वाला वो हमेशा बोलेगा कि टैक्स हमेशा रेट में लोअर होना चाहिए। रेट में लोअर होना चाहिए, कलेक्शन हाई रहेगा, क्योंकि जब रेट में लोअर होगा तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग टैक्स देना चाहेंगे। समझ गए? यस सर। यस सर। इन्वेस्टमेंट्स आएगा इंडिया में, नई कंपनी आएंगी, लोग बिजनेस करना चाहेंगे इंडिया में। तो हमेशा टैक्स रेट लोअर होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट भी क्या होना चाहिए? लोअर होना लो चाहिए। रहना चाहिए। क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? लोअर होता है। कम होता है। और एक्सचेंज रेट क्या लो होना चाहिए? हमेशा घटना चाहिए? नो बताओ। सर, मॉडरेट रहना चाहिए। मॉडरेट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इंपोर्ट कम होगा कंपैरेटिवली, लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जाएंगे, और एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? तो ये पूरा समरी है, ये याद रखना। अब एक बार फिर से देखो, वापस आते हैं। तो देखो मैंने जो बोला था आपको कि 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसीज हैं जो कि पूरे इम्पैक्ट बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। और ये अब आप आराम से समझ चुके हैं अलग अलग पॉइंट वाइज कि किसको आगे बढ़ना चाहिए, किसको नीचे रहना चाहिए, किसको ऊपर रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। इट इज इंपॉर्टेंट टू, अच्छा एक मिनट, एक लाइन और लिखा था, द 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल डिस्कस्ड अबव इफ मैनेज वेल इंडीड कैन टुगेदर contribute towards a conducive and congenial environment of business survival and growth। सुनो, यहाँ पे थोड़ा भारी भरकम शब्द यूज करता है। conducive का मतलब तो आप पहले भी बता चुका हूँ, हेल्पफुल, मददगार होता है, हेल्पफुल। और ये जो congenial का मतलब होता है प्लेजेंट, मतलब हेल्पफुल एंड प्लेजेंट। प्लेजेंट आप समझते हैं ना, जब वेदर मॉडरेट होता है, मतलब जैसे जब बहुत गर्मी नहीं होती, बारिश का टाइम होता है, तो प्लेजेंट इन्वायरमेंट हो जाता है, इवनिंग बहुत ठंडा हो जाता है, उसी को प्लेजेंट बोलते हैं। तो वैसे ही अगर हमने इन 5 वेरिएबल्स को सही ढंग से मैनेज किया ना, तो वैसे केस में जो पूरा का बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये बहुत ही हेल्पफुल और प्लेजेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इट वुड बी यूजफुल टू रीआइटरेट देयर इंपॉर्टेंस। रीआइटरेट का मतलब क्या होता है? रीआइटरेट देयर इंपॉर्टेंस मतलब इट वुड बी यूजफुल, उनका इंपॉर्टेंस को बढ़ाने में ये मदद करेगा। कौन? ये 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को बहुत सही ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। कौन मैनेज करता है? सुनो, इसको कौन मैनेज करता है? किसका काम है ये? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। इसमें से कुछ काम गवर्नमेंट खुद करती है और कुछ काम आरबीआई के थ्रू करवाती है। मतलब आरबीआई इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट में, एक्सचेंज रेट्स में, ये सब में आरबीआई का रोल है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स, ये सब गवर्नमेंट का रोल है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन ए कैवेट हियर। कैवेट मतलब लिमिटेशन। कुछ इसमें प्रॉब्लम भी है, लिमिटेशंस भी है। द इम्पैक्ट मतलब ये केवल 5 फैक्टर सही होने से ही नहीं काम बनेगा, उसमें और भी चीज़ें हैं
जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसको भी देखना पड़ेगा. The impact of macro variables on business is contingent upon a host of factors, including a host of non-economic factors such as politico-legal, socio-cultural, institution. इसके बारे में मैंने जब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया था तब आपको बताया था, इसमें पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट का भी तो असर पड़ता है हमारे बिजनेस पर. यस सर. अलग अलग Yes, sir. कंट्री का कल्चर अलग अलग है. बोलो, अब सुनो सुनो, अगर आपको मैं एक ऐसी स्टेट में ले जाऊंगा इंडिया में, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा है कि नॉन वेजिटेरियन, बताओ. वेजिटेरियन. वेजिटेरियन. तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कल्चरल इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पर वेजिटेरियन फूड की डिमांड ज़्यादा रहेगी. अगर वेजिटेरियन में आप नया रेस्टोरेंट खोलोगे, नया एक्सपेरिमेंट करोगे तो बिजनेस वहाँ ज़्यादा चलेगा. लेकिन अगर आप वही वेजिटेरियन पूरा का पूरा आप कैलकाटा, बंगाल, मतलब बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर आकर खोलोगे, उतना चलेगा? No, sir. नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का वहाँ पर टेस्ट अलग है, खान पान अलग तरह का है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग है, लीगल इन्वायरमेंट अलग है. तो उसका भी तो रोल होता है ना. खाली आप इन पांचों को ठीक करके इकोनॉमी को बहुत आगे नहीं ले जा सकते. आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. इन इकोनॉमिक्स it is also imperative to hold other things constant while assessing the impact of one variable on the economy. यानी इकोनॉमी पर एक वेरिएबल का असर एसेस करते समय आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. यू कांट इग्नोर अदर फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, इफ मॉडरेटली लो एक्सचेंज रेट कैन हेल्प एन इकोनॉमी. मतलब आप अभी अभी बताया था कि लो एक्सचेंज रेट अगर है, लो मत बोलो यार, मॉडरेट, ये गलत वर्ड यूज़ किया. अगर मॉडरेट एक्सचेंज रेट इकोनॉमी को हेल्प करता है, द अदर कंट्रीज में रिजॉर्ट टू रिलेटरी एक्सचेंज रिजाइम. यानी दूसरे कंट्री शांति से थोड़ी बैठे रहेंगे. इसको समझो थोड़ा सा. मान लो सपोज हमारा डॉलर महंगा हो गया, मतलब 60 रुपये की जगह 65 हो गया, रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा. तो वैसे सिचुएशन में मैंने कहा था एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलता है, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगेगा क्योंकि उनको हमारा प्रोडक्ट सस्ता लगने लगेगा. तो वैसे केस में हो सकता है वो कंट्रीज अपने यहाँ भी लोकल टैक्स रेट घटा दें ताकि उनका प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाए. अब बोलो, उसको रोक पाओगे आप उन कंट्रीज को? नो सर. No, sir. यानी केवल हमारा डॉलर महंगा हो गया, मतलब हमारे लिए महंगा हो गया, ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. अगर दूसरे कंट्री भी ये सब चीज़ समझते हैं और वो तुरंत एक्शन लेते हैं तो वो हमारे इस फ़ायदे को नलीफाई कर देंगे. मतलब हो सकता है कि ऐसा होने पर भी हमें उतना फ़ायदा ना हो. मिले. अब उन हालात में तो हमें दिक्कत होने लगेगी. सुनो क्यों. एक तरफ एक्सचेंज रेट बढ़ने से मेरा इंपोर्ट महंगा हुआ, बोलो, यस सर. और दूसरी तरफ दूसरी कंट्रीज ने एक्शन ले लिया जिसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, तब तो मेरे को दो तरफा नुकसान हो जाएगा. Yes, sir. यस सर. एंड देयर बाय न्यूट्रलाइज द कंट्रीज एडवांटेज. मतलब वो लोग चाहें तो कंट्री के एडवांटेज को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने एक्शन से. मॉडरेट इन्फ्लेशन स्टिमुलेट्स बिजनेस मोर सो इफ इट इज कॉज बाय इंक्रीज इन डिमांड. सुनो, मॉडरेट इन्फ्लेशन भी तब अच्छा माना जाता है जब डिमांड भी बढ़े ना. थोड़ी सी महंगाई बढ़ने के बाद अगर डिमांड भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पता चला महंगाई तो बढ़ गई और डिमांड नहीं बढ़ा, डिमांड घट गया, तब तो ये इकोनॉमी के को डबल मार देगा. मतलब दो तरफा नुकसान पहुंचाएगा. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. A cost push inflation even moderate may not be much conducive. यानी कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन जो होता है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये भले ही मॉडरेट हो लेकिन ये कंड्यूसिव का मतलब यहाँ पर वो नुकसानदायक होगा. ये मतलब ये हेल्पफुल नहीं होगा. मे नॉट बी कंड्यूसिव मतलब मे नॉट बी हेल्पफुल. कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल होता है. तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भले ही मॉडरेट हो पर वो फायदेमंद नहीं होता है. अब आपको ये समझना होगा कि ये है क्या चीज, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. चलो इसके बारे में 2 लाइन लिखो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो. व्हेन सप्लाई इज लो, prices are pushed higher by cost push inflation. मतलब जब सप्लाई लो हो
प्राइजेज आर पुश्ड हायर बाय, तब क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जन्म हो जाता है। बट डिमांड रिमेन स्टैटिक, डिमांड हाई नहीं होता, डिमांड स्टैटिक रहता है। मतलब सप्लाई घट गया, सुनो ना, जैसे समझो तुम्हारे पास दुकान में तुमको पता है कि नया माल नहीं आ रहा है और पुराना माल थोड़ा बचा हुआ है, तो तुम जानबूझकर क्या करोगे, उसका प्राइस बढ़ा दोगे। बढ़ा दोगे। बढ़ा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, डिमांड तो स्टैटिक है, डिमांड तो जितना था उतना रहेगा ही, लेकिन इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कॉस्ट को हाई करने वाला इन्फ्लेशन। तो ये कोई अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सप्लाई बढ़ा क्या, बोलो। नो सर। एग्जाम्पल देखना, नो सर। एग्जाम्पल देखो, इफ लो पेड वर्कर्स, लो पेड वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, अरे ये क्या हो गया, लो पेड वर्कर्स इन अ फैक्ट्री फॉर्म अ यूनियन, उन्होंने मिलकर एक यूनियन बना लिया एंड डिमांड हायर वेजेस, और ज्यादा वेजेस मांगने लगे, इट इज पॉसिबल द फैक्ट्री ओनर will imply shutdown, the factory owner will imply shutdown the business in response। ये मैंने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में आपको थोड़ा बताया है कि मतलब सप्लाई लो है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया या प्राइस को हाई कर दिया, और वैसे सिचुएशन में जब डिमांड नहीं बढ़ रहा है तो वैसे केस में फायदा कैसे होगा इकोनॉमी को। यहाँ तो ठीक है, दुकानदार ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या, सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का कोई फायदा नहीं है, वैसा इन्फ्लेशन एकदम बेकार है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन तब अच्छा माना जाता है जब उसके साथ डिमांड भी बढ़े। तो देखो एग्जाम्पल दिया कि अगर एक फैक्ट्री में लो पेड वर्कर्स थे, उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया मिल करके, और मिलकर बोला कि डिमांड हाई वेजेस दो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे एक साथ। अब इससे क्या हुआ, फैक्ट्री ओनर ने ये देखा कि अरे ये तो फायदेमंद होगा ही नहीं, उनको हम कैसे दें हाई वेजेस, और उसने बोला नहीं, उससे अच्छा बिजनेस को शट डाउन कर दिया जाए। तो इससे तो उल्टा इकोनॉमी को क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, बोलो। नुकसान होगा। नुकसान होगा। मतलब ऐसा कर, जैसे अब वो ऐसा क्यों किया उसने फैक्ट्री ओनर ने, क्योंकि फैक्ट्री ओनर माल बेचता था टाटा मोटर्स को, टाटा मोटर्स रेट बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है, 10 साल से या 8 साल से रेट वही चल रहा है, वो बेचारा वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहा था। टाटा मोटर्स कहती है कि माल देना है तो दो, नहीं देना मत दो, तुम नहीं दोगे तुम्हारा भाई देगा। तो वैसे केस में हम कैसे कॉस्ट अपना बढ़ा लें, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा और वैसे सिचुएशन में डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो वैसे केस में फैक्ट्री ओनर को कोई फायदा होने वाला है, बताओ। नहीं होगा। नो सर। तो इसी को बोलते हैं कौन सा इन्फ्लेशन, बताओ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट कॉस्ट परसेंट। पुश इन्फ्लेशन। तो स्टडी मैट में ना एक एक वर्ड डाल देता है, एक तो बाउंसर, और जब तक उस वर्ड को आप समझोगे नहीं, पूरा पैराग्राफ बेकार है, फिर मतलब फिर पूरा कुछ नहीं आएगा समझ में कि क्या मतलब है। तो हर एक टेक्निकल वर्ड को हमें समझना है और उसका मीनिंग अगल बगल में लिख लेना है, ताकि दोबारा जब आप रिवाइज करें तो आपका इतना टाइम बर्बाद ना हो और आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो लाइक वाइज देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हम इसमें पढ़ रहे हैं नुकसान, मतलब लिमिटेशन। जो वो 5 फैक्टर्स थे ना, उसको हम अच्छी तरह से मैनेज भी कर लें, फिर भी हो सकता है इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा ना हो। Likewise, lower rate of interest may not be by themselves be adequate in attracting investment in case other conditions of demand and supply are conducive। मतलब इंटरेस्ट रेट भले ही लो है, लेकिन फिर भी फैक्ट्रियां नहीं आ रही है, नई कंपनियां नहीं खुल रही हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों, सुनो। अमेरिका में या यूके में डिमांड, जैसे सॉरी, इंटरेस्ट रेट कम है इंडिया के कंपैरिजन में।
अब इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या सारी फैक्ट्री जाके यूके में खुल जाएं, अमेरिका में खुल जाएं? आंसर इज नो, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा कि वहाँ डिमांड है भी कि नहीं प्रोडक्ट्स की। तो वहाँ तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो जब डिमांड ही नहीं है वहाँ फैक्ट्री खोल के क्या होगा बताओ? भले इंटरेस्ट रेट लो हैं, हम फैक्ट्री खोल के क्या करेंगे? माल बिकेगा बताओ? नहीं बिकेगा। No, sir. इसीलिए इंटरेस्ट रेट लो कहाँ होना ठीक होता है? जिन कंट्रीज में डिमांड भी हो, मतलब पॉपुलेशन हो, डिमांड हो, तब ना लो इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलेगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Thus, the underlying causal factor presence of other enabling factors on demand and supply side, मतलब आपको ये समझना होगा कैजुअल फैक्टर प्रेजेंस ऑफ अदर इनेबलिंग फैक्टर्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड, कॉम्प्लीमेंट्री सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड अबव ऑल द ओवर रीचिंग assumption given other things constant mediate इन द इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑन बिजनेस कंडीशननेस। इन 3 लाइन का कोई मतलब नहीं है, सीधा एक ही मतलब है कि अगर हम बाकी फैक्टर्स को नहीं ध्यान में रखेंगे, केवल उन 5 ऊपर वाले फैक्टर्स को देख ले, तो उससे ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, ज़रूरी नहीं है। नॉट द लिस्ट, देयर ऑलवेज बी अ टाइम लैग बिटवीन कैलिब्रेशन या रिकैलिब्रेशन ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एंड इट्स इम्पैक्ट। और एक बात है, बोल रहे हमेशा एक टाइम लैग होता है, समय लगता है क्या? बिटवीन कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन मतलब होता है टू डिटरमाइन द कैलिबर, टू डिटरमाइन द कैलिबर। कैलिबर आप समझते हैं ना, किसी का भी कैलिबर कितना होता है, क्या काम करने की एक मतलब शक्ति, मतलब ताकत, क्या हम कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केस में सुनो, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आप जो अप्लाई करते हो ना, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसमें समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने इंटरेस्ट रेट चेंज किया और बस कल से आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो गया, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या इतना इजी है? ये इतना आसान है? No, sir. No, sir. तो हमेशा इसमें समय लगता है। कोई भी पॉलिसी हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्या हर 10 दिन 15 दिन में पॉलिसी बदलते रहें? नहीं। नहीं. नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाएगा, लोगों को समझ ही में नहीं आएगा कि क्या करें। तो इसीलिए जो भी पॉलिसी बनाए उसको कुछ समय तक, 2 4 6 महीने तक कम से कम चलाएं, ताकि बिजनेस को भी सांस लेने का समय मिले, बिजनेस को भी रिएक्ट करने का टाइम मिले, हमें भी पता चले कि उस पॉलिसी का क्या असर पड़ रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। देखो अगला टॉपिक। तो अच्छा, अभी क्या पढ़े इस टॉपिक में? हम लोग अभी एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उसका डेफिनेशन भी मैंने बताया था। इकोनॉमिक पॉलिसी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब गवर्नमेंट एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ ए सिटी, स्टेट और नेशन। यानी गवर्नमेंट किसी भी सिटी, स्टेट या नेशन के इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और उसके लिए गवर्नमेंट एक्शंस जो लेती है उसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। और उस पॉलिसी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, मैक्रो इकोनॉमिक और सेक्टर मैनेजमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक में 2 था, फिजिकल एंड मॉनेटरी, और सेक्टर मैनेजमेंट में 3 था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड एफटी एंड आईपी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो किस तरह से मदद करती है या किस तरह से इम्पैक्ट डालती है बिजनेस पर, और बहुत अच्छी तरह से हमने उसको समझा, इकोनॉमिक पॉलिसीज का इम्पैक्ट आता है। और फिर हमने पढ़ा जो मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें मेनली 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स होते हैं। 5 मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिकेटर्स: जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट। और हमने ये पढ़ा कि उनको किसमें कौन सा ऊपर जाना चाहिए, किसको नीचे जाना चाहिए, किसको हाई रहना चाहिए, किसको मॉडरेट रहना चाहिए, सब हमने पढ़ लिया, उसका साइड इफेक्ट भी पढ़ लिया। फिर ये देखा कि उन 5 को सही ढंग से मैनेज करेंगे तो बिजनेस को बहुत आगे ले जाया जा सकता है, एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जा सकता है, ये भी पढ़ा। फिर बाद में ये पढ़ा कि नहीं, उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने तो एक्शन ठीक लिया था, हमने तो ठीक किया था, लेकिन अदर कंट्रीज ने भी रिटेलिएटरी एक्सचेंज रिजाइम अपनाया। इसका मतलब होता है कि वो हमसे एक तरह से हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, वो हमसे बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं एक तरह से। तो वैसे सिचुएशन में वो न्यूट्रलाइज कर देंगे हमारे एडवांटेज को। समझ गए? Yes, sir. इसी तरह से हमने ये पढ़ा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, वो होगा तो इन्फ्लेशन होने से भी डिमांड नहीं बढ़ने वाला, और वैसे सिचुएशन में हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा।
इसी तरह से केवल लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट काम नहीं आएगा, उसके साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हमने हर एरिया में देखा कि कहाँ कहाँ पर नलीफाई हो जाता है, बेनिफिट जो मिलना चाहिए था वो बेनिफिट मिल नहीं पाता। चलो अगला टॉपिक। इट हैज बीन सीन द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ड्रॉन नॉट इन क्लोज चैम्बर। पहले पैराग्राफ में भी बताया था शुरुआत में कि कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हम क्लोज चैम्बर में नहीं बनाते हैं, बट इन व्यू ऑफ डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। मतलब हमारी कंट्री के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हम बार बार इसको समझ करके चेंज करते हैं। मतलब क्लोज चैम्बर में बैठ के एक बार पॉलिसी बना दिया और हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया, ये नहीं होगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, समय समय पर पॉलिसीज में बदलाव ला करके हम नेशन को आगे ले जाते हैं, डेवलप करते हैं। द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन लाइज विद द कंसर्न मिनिस्ट्री। अब ये किसका काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन? तो बोल रहे कंसर्न मिनिस्ट्री का काम है। गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री बनाती है, जैसे द मिनिस्ट्री इन टर्न फंक्शन थ्रू कमिटीज, और मिनिस्ट्रीज भी फिर कमिटी बनाती है, कमीशंस और इंस्टीट्यूशंस बनाती है। यानी मिनिस्ट्री भी अपना अलग अलग सर्किल बना लेती है, जैसे कुछ मेंबर्स की एक कमेटी बना दिया या एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, और उसके थ्रू वो काम करते हैं मिनिस्ट्रीज। एट द ग्राउंड लेवल द रिकोर्स इज टेकन टू अ वाइड कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर्स। इसमें स्टेक होल्डर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लोग इन पॉलिसी से प्रभावित होंगे, क्या उनसे हमें विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? क्या उनसे हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या उनसे हमें फीडबैक नहीं लेना चाहिए? बोलो। लेना चाहिए। लेने चाहिए। आप मुझे बताना, कुछ समय पहले एक डेढ़ साल पहले जो किसानों के लिए पॉलिसी लाई गई थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, क्या वो पॉलिसी किसानों से पूछकर बनाई गई थी? किसान संगठनों से या किसानों से, या उनसे कोई नहीं। डिस्कशन हुआ था? आंसर है नो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो। पॉलिसी बनाया और उसको कानून बना करके पास भी कर दिया। सुन लो, जब लोगों को ये पता चला तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, लोगों को कुछ से कुछ समझ आने लगा, क्योंकि उनसे कुछ बातचीत की ही नहीं गई थी। और 1 साल तक उन्होंने लड़ाई की, किसानों ने, बहुत सारे किसान मर भी गए इसमें, उनको 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 अपनी जान गंवानी पड़ी, ठंड में, बारिश में, सर्दियों में, रात में उनको जमीन पर सोना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, तब जाकर के गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नुकसान होगा। और नुकसान हुआ भी। देखो पंजाब में जो रूलिंग पार्टी थी वो हार गई, बीजेपी नहीं जीत पाई इलेक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो बताओ, जो पॉलिसी बनाएंगे क्या वो पॉलिसी एक तरफा होनी चाहिए कभी भी? नहीं नहीं। सर। ड्राफ्ट पॉलिसीज, आगे देखो, ड्राफ्ट पॉलिसीज आर पुट इन द पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स, क्रिटिक एंड सजेशन। पब्लिक डोमेन में उसको डाल देना चाहिए, मतलब लोगों के जैसे इंटरनेट पर डाल दो पॉलिसीज को और बोलो लोगों को कि इस पर अपने कमेंट्स दे, अपने सजेशंस दे, जो कमियां बताएं इसकी, और उनमें सुधार किया जाना चाहिए, तब जाकर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। द पॉलिसीज दस फ्रेम्ड आर then implemented and their impact is felt. There can be several ways of implementing the policies. For example, Reserve Bank of India is the institution to implement government money and credit policy. अगर मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करना होगा तो किसका काम है बताओ? मैंने कहा था आपसे, आरबीआई आरबीआई का। का। It has several instruments such as bank rate to influence the supply of money and credit. मतलब बहुत सारे आरबीआई के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो मनी की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है या क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना तो वैसे सिचुएशन में मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सुनो, इंटरेस्ट रेट घटाने का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ना, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बड़ा सिंपल लॉजिक है उसके पीछे। अगर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, सुनो, तो बताना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा कि कम? अभी अभी बताया था, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा आएगा कि कम? नए लोग आएंगे कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग करने? नए यस। फैक्ट्रीज नए होंगे कि नहीं? नए एरियाज में लोग कूदेंगे कि नहीं? बोलो। होंगे सर। हाँ, तो वैसे सिचुएशन में सप्लाई भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा।
लेकिन उससे क्या होगा, सब जैसे डिमांड बढ़ेगा अगर, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट घटेगा मतलब डिमांड बढ़ेगी। जैसे ऐसा समझो, अगर कार अगर हम खरीदते हैं और उसका लोन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट एक तरफ 6% पर एनम है, दूसरी तरफ 12% पर एनम है, तो बताओ ज्यादा कार कब बिकेगा? जब 6% होगा तो। जब 6% इंटरेस्ट रेट होगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम यानी डिमांड ज्यादा। ज्यादा, डिमांड ज्यादा मतलब इन्फ्लेशन कम। गलत गलत, डिमांड ज्यादा मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा। अरे सिंपल इकोनॉमिक्स है, किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई उतना नहीं बढ़ेगा, तो दाम बढ़ने लगेगा कि नहीं? हेलो। हाँ सर। Yes. अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बताना आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या घटाएगी? बढ़ा देगी। बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, तब जाकर के क्या होगा, डिमांड कम होने लगेगा, और डिमांड कम होने का मतलब है इन्फ्लेशन कम होना। अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। Yes, sir. इसका मतलब बताओ आरबीआई इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं इन्फ्लेशन को? यस हाँ। सर। Yes. कैसे कर सकता कर है? सकते। कैसे कर सकता है? मॉनेटरी पॉलिसीज में बदलाव करके। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस Yes. सर। The volume and cost of money and credit exerts its influence through the interest rate in the money market. तो cost of money, volume of money, credit कितना देना है, ये सब कुछ interest rate पर depend करता है। Thus, broadly the policies influences get transmitted through institution and instrument। ये भी important line है। ये जो policy influence करता है, ये transmit होता है through institutions and instruments and concerned market where business operate। ये देखो, ये तरीका है। सबसे पहले पॉलिसी का कंटेस्ट आता है कि हमें किस तरह की पॉलिसी चाहिए, फिर हम पॉलिसी का कंटेंट तैयार करते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस उनकी मदद लेते हैं, मतलब ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस वर्ड है, ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। हम इसको पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं और मार्केट या मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसमें मदद करते हैं। तो ये सारे लोग रोल प्ले करते हैं। द ब्रॉडली द पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस गेट ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में काम कर रहे हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कंसर्न मार्केट वेयर बिजनेस ऑपरेट। इन सबके थ्रू वो पॉलिसी जो है ना पब्लिक तक पहुंचता है, मतलब पब्लिक तक सीधे नहीं पहुंचता है, कई बार घूमते 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 भी पहुंचता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसेस इज बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब दो तरफा, एक तरफा नहीं। मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस को बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। द रियल टाइम एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फीडबैक इनेबल्स देयर फर्दर कैलिब्रेशन टू बेटर सर्व द पर्पस फॉर विच दे वेयर इन्विज्ड। मतलब रियल टाइम एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फीडबैक हमें मदद करेगा कि इन पॉलिसीज में हम बदलाव लाएं जहां जहां जरूरत पड़े, जिससे कि वो उस पर्पस को पूरा कर सके जिस पर्पस के लिए उन पॉलिसीज को बनाया गया है। मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेट करना एक बात है, लेकिन क्या खाली पॉलिसी फॉर्मुलेट करके सीधे इंप्लीमेंट कर दिया जाए? बोलो। नहीं। मतलब ये सिंपल सा बात है मेरा कि बोर्ड रूम में बैठकर, एक एसी चैम्बर में बैठकर पॉलिसी बना लिया जाए और पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दे सीधे पब्लिक पर, चलेगा क्या? ये तरीका सही होता है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है पॉलिसी जो है ना वो घूमता रहता है, ट्रांसमिट होता है। देखो, ट्रांसमिटेड थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट या मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इनके थ्रू वो पॉलिसी पब्लिक तक पहुंचता है, और फिर पब्लिक से फीडबैक आता है, और इंस्टीट्यूशन से फीडबैक आता है, और अलग अलग लोगों से फीडबैक आता है, तब जाकर के उसमें फिर से कुछ बदलाव हम करते हैं। और जरूरी नहीं कि उसी समय बदलाव कर दिया, पॉलिसी लागू होने के बाद भी बदलाव चलता रहता है। समझ गए? यस सर। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट। अब कितने कैटेगरी के पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट? प्रोटेक्टिव पॉलिसी पहला, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटिव पॉलिसी, फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंटल पॉलिसीज। चार तरह की पॉलिसीज होती हैं। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला पूरा, और ये लाइन क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। देखो, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेसेस। इसमें हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया के बिजनेसेस को, सो दैट दीज में सस्टेन देमसेल्फ एंड ग्रो। मैं बताता हूं कैसे।
सुनो, जब अभी तो ये आ गया है ना, क्या बोलते हैं, जीएसटी आ गया है ना। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जब एक्साइज अलग था और वैट अलग था। एक्साइज प्रोडक्शन पर या मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था और वैट सेल्स पर लगता था। तो वैसे केस में गवर्नमेंट क्या करती थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती थी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट ड्यूटी लगता था पहले, मतलब अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी देना पड़ेगा। एंटी डंपिंग मतलब डंप ना करो, तुम इंडिया में मत करो डंप, मत मंगाओ माल फॉरेन से। ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो सुनो, मान लो एक माल मेरा फॉरेन से 100 रुपए में आ रहा है और इंडिया में वो 105 रुपए में बन रहा है, एक एग्जाम्पल। फॉरेन से मंगा के भी मेरे को 100 पड़ता है, तो मैं इंडिया से खरीदूंगा या फॉरेन से इंपोर्ट करूंगा, बताओ। फॉरेन से। इंपोर्ट करूंगा। या सपोज यहाँ पर 110 पड़ता है, एक एग्जाम्पल, इंडिया में। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे 20 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो वैसे केस में वही माल अब क्या हो जाएगा, 100 की बजाय 120 का हो जाएगा इंपोर्ट करने पर। लेकिन अगर इंडिया से खरीदेंगे तो कितने में मिल जाएगा, 110। 110 में ही। अब कहाँ से खरीदना चाहेंगे हम, इंडिया में। इंडिया में। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, यानी हमने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन मिलेगा, फायदा होगा। सुनो, 1950 से लेकर 1990 तक इसी तरह की पॉलिसीज चलती थी। हम प्रोटेक्ट करते रहते थे क्योंकि हम लोग उतने मजबूत नहीं थे उस समय। बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है, तो हम कोशिश करते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो अभी नया नया चलना सीखा है, गिर ना जाए कहीं, कहीं उसको चोट ना लग जाए। बोलो। यस सर। अब आप सोचो कि आपके पेरेंट्स क्या उतना ही प्रोटेक्शन अब आपको देते हैं इस उम्र में? नहीं। नहीं, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके हैं ना दौड़ने के लिए। बोलो। यस सर। तो इसका यस मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50 से लेकर 80s तक रिस्ट्रिक्टेड थी द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया। इंडिया उनको आने से रोका गया, मत आओ तुम अपनी जगह रहो। सो दैट द इंडियन फर्म ग्रीव इन अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, ताकि हमारी इंडियन कंपनियां धीरे धीरे बड़ी हो सके, बड़ी बन सके, धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करने लायक बन सके। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, रुको रुको रुको, तो प्रोटेक्टिव पॉलिसी समझ में आ गया पहला वाला। यस सर। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन की कंपनियों से। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सेकंड है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। सेकंड, पुट ए कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ। ये तो उल्टा होता है, ये बिजनेस के ग्रोथ को रोकता है, ये ग्रोथ को नीचे ले जाने में मदद करता है, ग्रोथ को रोकता है। बोल रहा है पुट ए कर्ब मतलब उसमें रोक लगाना, ऑन बिजनेस ग्रोथ टेस्ट लेस्ट लेस्ट नहीं लेट इट शुड बिकम डिट्राइमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। ध्यान देना, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस ग्रोथ जो कि कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, डिट्राइमेंटल मतलब अगेंस्ट है, पब्लिक का नुकसान होगा उससे, उस ग्रोथ से पब्लिक का फायदा नहीं होगा, पब्लिक का नुकसान होगा, तो बताओ ये अच्छा है क्या? ऐसे ग्रोथ को होने देना चाहिए क्या? नो सर। नो सर। ऐसा समझो, अगर किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं तो उन सेल्स को बढ़ने में मदद करना चाहिए कि उनको काटना चाहिए, उनको रोकना चाहिए? बोलो। रोकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ ए फर्म इनटू अ मोनोपोली or a dominant position might endow it with economic power such that it may exploit customer with imposing on them higher price or compromise on quality। मतलब अगर इस तरह का ग्रोथ हो रहा है फर्म्स का कि वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं या डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स को वो एक्सप्लॉइट करेंगे लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ा करके या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, वैसे ग्रोथ को रोकने वाले पॉलिसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। इन इंडिया द erstwhile Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं MRTP एक्ट, बनाया गया था इंडिया में। ये पुरानी कहानी है, अब वो एक्ट नया एक्ट बन चुका है, MRTP कन्वर्ट हो गया अब कॉम्पिटिशन TCI में।
कंपटीशन एक्ट 2002 में, ठीक है। पहले था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट सॉट टू चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन ए फ्यू हैंड। ये अच्छी बात नहीं है कि इकोनॉमिक पावर कुछ ही लोगों के हाथ में चला जाए। बोलो अच्छी बात है क्या? No, sir. The act was subsequently repealed and now the Competition Commission of India look into these aspects. लेकिन सुनो, इंडिया में ये सारी बातें ना थियोरिटिकल हैं, पढ़ते कुछ हैं, होता कुछ है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अडानी ग्रुप का। इस वक्त आपको बता दूं, 4 साल पहले 2018 में इनकी संपत्तियां थी 59,500 करोड़ रुपीस। 4 साल पहले 2022 में हो गई हैं 9.5 लाख करोड़। ग्रोथ कितने टाइम से जरा आप देख रहे हैं? Yes, sir. ये 4 साल पहले इंडिया वर्ल्ड में टॉप 100 में भी नहीं आते थे, क्योंकि उतना इनके पास संपत्ति थी नहीं। लेकिन 4 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट इनके ऊपर इतनी मेहरबान हुई कि 2022 आते आते इनके पास 9.5 लाख करोड़ के संपत्तियां हो गई है अडानी ग्रुप के पास। और ये वर्ल्ड के, गौतम अडानी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो बताओ ना, मुझे बताओ, कोई भी अगर लेमैन से भी मैं पूछूंगा तो क्या बताएगा? वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज वाले कॉन्सेप्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। हाँ हो रहा है। मतलब इनको अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है हर फील्ड में। मैं बता रहा हूँ कैसे, आपको जानकर आश्चर्य होगा। ग्रोथ कैसे होता है किसी का? सुनो, बैलेंस शीट को अगर हम बनाए ना, तो एक तरफ होता है मेरा कैपिटल और एक तरफ होता है इन्वेस्टमेंट, यानी फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है 15% या 20% और मैं कैपिटल अवेलेबल करा दूँ 5, 6, 7% में, तो वैसे केस में वो फर्म ग्रो करेगा कि नहीं? मतलब उनको मैं पूंजी अवेलेबल करा दूँ कम कीमत पर और उसी पूंजी से वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो वो फटाफट ग्रो करेंगे कि नहीं? हाँ। अब सुनो, और एक प्रॉब्लम, मैं गलत किसको कह रहा हूँ थोड़ा समझना, क्यों गलत कह रहा हूँ। अगर आपको पूंजी अवेलेबल कराना हो और गवर्नमेंट सारे बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि अडानी ग्रुप जितना पैसा मांगेगा दे देना, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ देखना मत, सीधा देते जाना। अगर वो 1 लाख करोड़ मांगे तो 1 लाख करोड़ देना और 10 लाख करोड़ मांगे तो 10 लाख करोड़ देना, तो बताओ वो इंसान ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। क्योंकि Yes, sir. कोई भी नहीं देख रहा है कि उसका क्रेडिटेबिलिटी क्या है, मतलब उस ग्रुप को पैसा देना सुरक्षित भी है कि नहीं, कोई नहीं देख रहा है। कोई ये भी नहीं देख रहा है कि फ्यूचर में अगर ये डूब गए तो क्या होगा, वो सब अभी कोई नहीं देख रहा है। तो वैसे सिचुएशन में उनको फायदा क्या हो रहा है? वो हर एरिया में जहां जिस कंपनी को खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं पैसा, क्योंकि उनका अपना तो लग नहीं रहा है जेब से। उनको कौन दे रही है पैसा? तो हमारी बैंक दे रही है। और इसीलिए तो हमारा एनपीए इतना हाई हो जाता है। आप सोचिए, पिछले 7-8 सालों में हमने 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया एनपीए का। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एडवांस। 12 लाख करोड़ रुपए हमने बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब डूब गया पैसा। तो सोचो कि यहाँ पर हम सीधा सीधा इसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, इस क्लॉज का। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज इसीलिए तो बनाया गया था कि मोनोपोली क्रिएट ना हो, हम किसी एक आदमी के हाथ में या कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा का पूरा इकोनॉमिक पावर ना दे दें। प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि अगर सिर्फ थोड़े से लोगों के हाथ में कंट्रोल चला गया तो ऑब्वियस सी बात है वो कंज्यूमर के साथ हमेशा फ्रॉड करेंगे, वो हमेशा उनको नुकसान पहुंचाएंगे और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसी को रोकने के लिए पहले एमआरटीपी एक्ट बना था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और बाद में बना कंपटीशन एक्ट। अगर ये सही ढंग से अपना काम करे ना तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है इंडिया में। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ताकि कुछ थोड़े से लोग इंडिया पर राज ना कर सके और इंडिया के लोगों का फायदा ना उठा सके। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा। एक तो अडानी का मैंने एग्जांपल दिया अभी, और दूसरा भी रिलायंस जियो। याद करो, शुरुआत में 6 महीने तक फ्री कनेक्शन, बोलो। Yes, sir. और अभी कितना है? अभी सस्ता है? No, sir. नहीं, धीरे No, धीरे sir. उसने प्राइस क्या किया? बढ़ाते बढ़ा चले दे। गए। बढ़ाते चले गए। तो वैसे सिचुएशन में वो प्रॉफिट में है और पब्लिक को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आदत लगा दी पहले डेटा की। और वैसे केस में अब वो अपना प्राइस आराम से वसूल कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये मोनोपोली के कारण होता है। आगे देखो, तीसरा पॉलिसी है रेगुलेटरी पॉलिसी। While the freedom to carry on business is fundamental, yet
कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओवर ट्रैफिक रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी सेट। सुनो, एक तरफ तो हम एक इकोनॉमी को ओपन करेंगे, मतलब लोगों को, प्राइवेट लोगों को भी इनवाइट करेंगे कि आप आइए, बिजनेस करिए, बिजनेस देश की प्रगति में एक हिस्सा बनिए, मतलब देश के ग्रोथ में आप भी शामिल हो जाइए। प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया जाने लगा, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो रेगुलेटरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे, मतलब गेम रूल्स ऑफ द गेम गवर्नमेंट सेट करे, गवर्नमेंट बताएगी इस गेम को कैसे खेलना है। सोचो अगर आपको बोला जाए बॉक्सिंग का गेम होगा, आपको लड़ना है रिंग में आकर के, लेकिन कोई रूल नहीं होगा, बताओ लड़ोगे? नो सर। मार दिए जाओगे, जान से मार देंगे लोग। अगर रूल्स नहीं होगा तो सामने वाला तो कुछ भी कर देगा, फिर किसी भी हद तक गिर जाएगा। तो वैसे केस में सेफ्टी रहेगा क्या, बताओ? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दे रहे हो तो रूल्स किसके हाथ में होना चाहिए? रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगा? प्राइवेट पे। गलत जवाब। वो बनाएंगे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाना चाहिए ना रूल्स रेगुलेशंस। गवर्नमेंट बताएगी आपको इस तरह से काम करना है और इस तरह से नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Clearly, such policies aim at putting in place an institutional setup for the organized functioning of the relevant activity या market। तो बोल रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनाइज फंक्शनिंग का, मतलब जो वो काम करेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाएंगे, वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, उन पर नजर रखी जाएगी, अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उनको रोका जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये सब से क्या होगा, वो लोग सही ढंग से काम करेंगे। दिस इंस्टीट्यूशनल सेटअप माइट कंप्राइज द मिनिस्ट्रीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाया गया, इसी तरह से बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी, इसी तरह से और बहुत सारा आरबीआई बनाया गया, और भी जैसे फॉर एग्जांपल सेबी बनाई गई, बहुत बहुत सारे अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स बनाया गया, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग एरियाज में रेगुलेटरी पॉलिसीज बनाएंगे और बनाने के बाद उसे इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि इससे पब्लिक को फायदा हो और कंपनियां अनड्यू एडवांटेज ना ले सके। तो देखो जैसे अगला एग्जांपल, मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशन। सेबी सेबी का काम है कैपिटल इक्विटी बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करना। इसके पहले हम पढ़े थे आरबीआई का काम था मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। मतलब एक दो नहीं है, ये लिस्ट अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है, मतलब बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाए गए जो अलग अलग एरियाज में कंपनियों पर नजर रखेंगे। सेबी का काम क्या है, शेयर मार्केट में जैसे जब कंपनियां शेयर इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, डेरिवेटिव मार्केट्स हैं, उन पर कंट्रोल करना, मतलब नजर रखना कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है कंपनियां। शेयर इशू किया जा रहा है तो उसके लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है कि नहीं कंपनियां। वैसे ही अगर हम बात करेंगे आरबीआई की तो वो मनी मार्केट पर नजर रखती है। वैसे ही हम बात करेंगे एमसीए की तो वो कंपनीज पर नजर रखती है, कंपनियों के रूल्स रेगुलेशंस वो कंपनियां फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उस पर नजर रखती है। फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंट पॉलिसीज, ये चौथा नंबर है। अब तो रुको, इसके पहले तीन क्या क्या पढ़ा। पहला था प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, सबका अलग अलग मकसद है, आप समझ लो। प्रोटेक्टिव पॉलिसी किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई? इंडियन फर्म्स को फॉरेन फर्म्स से। इंडियन फर्म्स या इंडियन कंपनीज को या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फॉरेन मैन्युफैक्चरर या फॉरेन फर्म से। अंडरस्टैंड? यस सर। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज किसके लिए बनाई गई? इंडियन फर्म्स के लिए ही, इंडियन कि कंपनी अगर वो से लोग पब्लिक को मोनोपोलीज। बचाने के लिए। इंडियन फर्म्स के लिए, लेकिन वो मोनोपोली ना कर सके, वो ऐसा काम ना करे जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को लॉन्ग टर्म में क्या होगा, नुकसान लॉस हो। होगा। तो वैसे केस में इसीलिए एमआरटीपी एक्ट बनाया गया या फिर कंपटीशन एक्ट बनाया गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तीसरा है रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेगुलेटरी पॉलिसीज का मकसद क्या था, इसको क्यों बनाया गया? कोई भी कंपनी फ्रॉड ना करे और सबका हित का ध्यान रखे, सब शेयर होल्डर का इंटरेस्ट का। नहीं सुनो, रेगुलेटरी पॉलिसीज का मतलब है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देंगे, वो भी काम कर सके इकोनॉमी को आगे ले जाने में, लेकिन उन पर नजर रखने का काम कोई और करेगा। समझ में आ रहा है?
हाँ, यस सर। उन पर नजर रखने का काम कोई और करेगा, जैसे आरबीआई करेगी, जैसे सेबी करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आईआरडीए करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल एसबी सेबी एसईबीआई, या फिर दूसरे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एमसीए करेंगे। ये सब रेगुलेट करेंगे, मतलब उनको बताएंगे कि आपको नियम कायदे कानून के तहत काम करना है। बोलो। यस सर। अब चौथा है वो तो फैसिलिटेटिव। यही सुनो सुनो सुनो। नहीं नहीं, वो बोल रहा, पढ़ बहुत रहा है। किसका माइक ऑन है, बंद करो। क्या कौन कौन खुशी खुशी तुम्हारा माइक ऑन है। देखिए, फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसीज, चौथा नंबर, आर द वन विच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी, जो किसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस पॉलिसी का मकसद है मदद करना। अगेन, रुको यार, हिंदी में नहीं लिखते हैं। टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉलिसी का मेन मकसद है। जैसे द कंड्यूसिव पॉलिसीज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मेरे को एक बात बताओ, किसको मदद की जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को या बड़ी कंपनियों को? बताओ। छोटे एंटरप्राइजेस को। छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को एंटरप्राइजेस। एमएसएमई बोलते हैं उसको, जिसका नाम है माइक्रो। माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म, छोटा सा। स्मॉल यानी उससे थोड़ा बड़ा लेकिन है छोटा। मीडियम यानी स्मॉल से थोड़ा बड़ा। तो तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं एसएमई। स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी इज अनदर फैसिलिटेटिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई के लिए बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस बनाए जो उनके फायदे के लिए थे। उनके फायदे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका फर्म छोटा फर्म है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सुनना, और आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हो एमएसएमई में, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपका किसी का पैसा बाकी है ना, मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, एक सर्टेन पीरियड के बाद आप केस करोगे, आपका केस फास्ट ट्रैक बेसिस पर सॉल्व किया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसको पेमेंट करो जल्द से जल्द। एमएसएमई को प्रोटेक्ट किया गया है। समझ में आ रहा है? यस सर। और इसी तरह से बनाया गया एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ occurs more importantly with reference to the policy changes. We have already seen that the economic policies framework in 1990s was intended to be friendlier to private and multinational businesses. In fact, successive liberalization and dispensing of the restrictive policies create a more favorable climate for business growth. Thus, if limit on foreign capital in Indian enterprises are raised, this allow to the businesses to grow. If the definitional limits of investment for micro, small and medium enterprises are raised, there is an opportunity for smaller firms to grow. रुको, अभी क्या बोल रहा है देखो यहां पर चौथा नंबर पॉइंट में। देखना ध्यान से। The interface between government policies and business growth occurs more importantly with reference to the policy changes. मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी और बिजनेस के ग्रोथ के बीच जो इंटरफेस होता है, मतलब आदान प्रदान, वो पॉलिसी चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब उनके बीच में हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज और बिजनेस के ग्रोथ में। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो 1990 में था वाज इंटेंडेड टू बी फ्रेंडलियर टू प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल। 1990 में थोड़ा खोला गया ना इकोनॉमी को, तो वो प्राइवेट और मल्टीनेशनल बिजनेसेस के लिए फ्रेंडली था। इनफैक्ट सक्सेसिव लिबरलाइजेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, यानी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थे उनको हटाया गया। डिस्पेंस करना मतलब खत्म कर देना। उससे क्रिएट हुआ मोर फेवरेबल क्लाइमेट फॉर बिजनेस ग्रोथ, यानी बिजनेस को ग्रो करने वाला फेवरेबल क्लाइमेट डेवलप हुआ। Thus, if limits on foreign capital in Indian enterprises are raised, this allows the businesses to grow. मतलब अगर फॉरेन कैपिटल ज़्यादा आएगा इंडियन एंटरप्राइजेज में तो उससे बिजनेस ग्रो करेगा। मतलब बताता हूँ, मतलब अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, अगर अलाउ कर दें कि कोई फॉरेन कंपनी उस कंपनी में पैसे लगा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है शेयर्स में, तो वैसे सिचुएशन में बहुत पैसा आएगा इंडिया में भी
और उससे वो इंडियन कंपनी भी और क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। यानी जो 100% ओनरशिप पहले इंडियन फर्म्स के पास था, अगर उसमें से वो 20%, 30%, 40% अपना ओनरशिप फॉरेन फर्म्स को दे दे, तो वो बहुत सारा पैसा इंडिया में भेजेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसकी वजह से इंडियन फर्म भी क्या होगी, बोलो, ग्रो करेगी और एक्सपैंड करेगी। एक्सपेंड करेगी। देखो आगे, इफ द डेफिनेशन लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर रेज्ड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉलर फर्म्स टू ग्रो। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट को थोड़ा बढ़ा दें माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, कि सपोज पहले लिमिट था कि कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा उसी को एसएमईज में कवर करेंगे, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो। लेकिन बाद में अगर उस लिमिट को 50 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर दें, तो उससे स्मॉलर फर्म को ग्रो करने में मदद मिलेगी कि नहीं। मतलब जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है वो इस एसएमईज में कवर हो सकता है। तो बताओ उससे बिजनेस को मदद मिलेगी कि नहीं। यस सर। यानी अगर हम 50 लाख तक का लिमिट रखे थे तो थोड़े ही लोग उसमें आ पाएंगे, बाकी लोग तो बड़ी कंपनी बन जाएंगे। लेकिन जैसे टर्नओवर को 2 करोड़ किया, उससे और बहुत सारी कंपनियां एसएमईज के दायरे में आ जाएंगी। बताओ, यस सर। और एसएमईज को तो हम प्रोटेक्शन देते हैं, बोलो। यस सर। तो उससे एसएमईज को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। क्लियर है पॉइंट। यस सर। In a still broader sense, we need to interpret government policy, business interface in terms of easing of business and business facilitation। बोल रहा हमें कैसे समझना चाहिए इंटरफेस। इंटरफेस मतलब इनके बीच कम्युनिकेशन। इन टर्म्स ऑफ ईजिंग ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस फेलिसिटेशन, मतलब बिजनेस करना आसान होना चाहिए पहले के मुकाबले, तभी बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिस इज हाउ परमिसिव सपोर्टिव promotional and development oriented are the government policies for stimulating, supporting, sustaining greater business activity. In this context, the scope of interface between government policies and business growth is extended to such government policies are those pertaining to augment civic infrastructure utilities such as electricity and water, development of industrial corridors, town and states of, and easing of their access by simplification of procedure for obtaining permission and क्लियरेंसेस। सुनो, सबसे पहले ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना। बोल रहा है यहाँ पर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्कोप ऑफ इंटरफेस बिटवीन पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ इज एक्सटेंडेड टू सच गवर्नमेंट पॉलिसीज आर दोज पर्टेनिंग टू ऑगमेंट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर हमें बढ़ाना है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर यूटिलिटीज में हमें ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब लोगों को बिजली आसानी से मिले, कम रेट में मिले, वाटर मिले अनइंटरप्टेड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, मतलब एक हब बना देना, इंडस्ट्रियल हब, और वहाँ से जो बिजनेस करेगा उसको बहुत सारी सुविधाएं देना, छूट देना, टाउन एंड स्टेट्स एंड ईजिंग ऑफ देयर एक्सेस बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन एंड क्लियरेंसेज। कंपनियों को परमिशन और क्लियरेंस लेने में मदद करना, मतलब प्रोसीजर को आसान बनाना, ये गवर्नमेंट का काम है। जितनी आसानी से वो क्लियरेंस ले पाएंगे और परमिशंस ले पाएंगे, वहाँ पे करप्शन ना हो और उनको जल्द से जल्द ये मिले। जैसे सपोज एक एग्जांपल, एक नई कंपनी खोलनी है, उसके लिए 10 तरह के क्लियरेंस चाहिए, और वो सारे क्लियरेंसेज लेने में अगर 2 साल का टाइम लग जाएगा, तो इंडस्ट्री जो खोलना है उसका तो पूरा मन खराब हो जाएगा। मतलब वो खोलना भी चाहेगा तो भाग जाएगा। कितना अच्छा होता अगर वो सारे क्लियरेंसेज विद इन 10 डेज, 15 डेज या 1 मंथ में मिल जाते, सोचो। यस सर। तो बताओ, क्या क्लियरेंस मिलना मतलब क्या, गवर्नमेंट का पॉलिसी है वहां पर, बताओ। Yes, sir. हाँ। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसीज लाएगी तो उससे बिजनेस को फायदा होगा, या हर काम में अड़ंगा लगाएगी उससे फायदा होगा, सोचो। क्वालिटेटिव और डेवलपमेंट लाएगी तो। यानी ऐसे पॉलिसीज बनाओ जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को मदद मिले, बताओ। Yes, sir. मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको पता है कंपनीज एक्ट 1956 जो था पहले पुराना वाला, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सब मैनुअली जमा होते थे। लेकिन जैसे हमने कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट किया, इसको स्क्रैप कर दिया, ये पूरा का पूरा एक्ट नया बनाया, न्यू एक्ट, और इसमें सब कुछ क्या कर दिया, बोलो। Online. तो इससे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक। काम फास्ट होगा कि डिले होगा, बताओ। फास्ट होगा। फास्ट फास्ट होगा। फास्ट अगर होगा। नई कंपनी खोलना हो तो पहले क्या होता था, बहुत लेंदी प्रोसेस था और टाइम टेकिंग था। अब वो प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो काम बहुत फास्ट होगा। इसी से तो बिजनेस को प्रमोट करने में
मदद मिलेगी। इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसीज। आपको शुरू से याद होगा, मैं तो डे वन से कहता आया हूँ, कोई भी कंट्री में लोग अच्छे या खराब नहीं होते, वहाँ सिस्टम की इनको पॉलिसी, वहाँ के सिस्टम सिस्टम्स होते हैं जो अच्छे या खराब होते हैं। अगर हम सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छा करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, सपोर्टिव करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर तो इसी तरह से बिजनेस को भी अगर हमें बहुत आगे ले जाना है, तो वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट का यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल है उस बिजनेस को आगे ले जाने में, और वो रोल आता है फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंट पॉलिसीज के रूप में। तो 4 तरह के पॉलिसीज होते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट, जिसका बिजनेस पर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। पहला प्रोटेक्टिव पॉलिसी, दूसरा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, तीसरा रेगुलेटिव पॉलिसीज, और चौथा बोलो फैसिलिटेटिव या फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज। पॉलिसीज। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ये नया टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, तो मेरे ख्याल से आज इसको हम रोकते हैं यहीं पर। लेकिन उसके पहले 2-4 सवाल जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। 2 मिनट। मुझे आप बताना ध्यान से, हाँ। पहला, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ए एंड बी, मनी एंड क्रेडिट। कम ऑन। ए एंड बी। ANB. ए एंड बी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू से जुड़ा होता है फिस्कल पॉलिसी। अंडरस्टैंड? यस यस सर। फाइंड द ऑड वन आउट। एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एफटी एंड आईपी, और चौथा है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें से ऑड वन कौन सा है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों ऑड वन है मॉनेटरी पॉलिसी? बिकॉज ये सर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर है। सही जवाब। तो देखो, ये तीनों जो था ये सेक्टर पॉलिसी थे, याद करो, मैंने यस आपको पढ़ाया था सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। बोलो। और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किसका पार्ट था? मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो इसीलिए ऑड वन आउट है। अंडरस्टैंड? यस सर। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू फर्स्ट 3-4 डिकेड, यानी 30-40 सालों तक, 30-40 ईयर्स तक, द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिविलेंट इन इंडिया में बी रिगार्डेड एज। कौन सा इकोनॉमी था वहां पर इंडिया में? मतलब सोशलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक पहला, सोशलिस्टिक दूसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी, और कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब याद है ना, 1 पर्सन रूल। वो तो सर अंडर द ब्रिटिश रूल में था कॉलोनियल। ब्रिटिश रूल में था। तीसरा कौन सा है? सोशलिस्टिक है सर। सोशलिस्टिक। तो याद करो शुरुआत में हम कहाँ, किस तरह से आगे बढ़ रहे थे? क्या उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मौका मिलता था शुरुआत में? नो सर। तो हमारी इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, मतलब जो भी करना है किसको करना है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट को करना है एक तरह से। अंडरस्टैंड? यस सर। Which of the following policy या policies pertain to macroeconomic management? Fiscal policy, physical policy, monetary policy, A and C. ए एंड सी। तो A and C is the right answer, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सर। अब देखिएगा 5वां नंबर सवाल। नहीं, रुक जाओ, नहीं बता पाओगे, ये नहीं पढ़े अभी हम लोग, छोड़ दो, अभी इसको रहने दो यहाँ पर। 6 नंबर जरा देखो तो, 6 नंबर सवाल पढ़ो। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेनिंग टू द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, दीज स्टेटमेंट आर आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये चारों को देखना है अभी जवाब में। हाँ, सबसे पहला, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑपरेट ओनली ऑन डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। मैंने पढ़ाया था आपको, नो सर, डिमांड और सप्लाई दोनों। डिमांड सप्लाई दोनों। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ऑल्सो। False. इनकरेक्ट हो गया ये। केवल डिमांड साइड नहीं देखता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, डिमांड के साथ साथ हाँ, सप्लाई भी देखता है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का। द इम्पैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसीज अकर थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। यस सर ट्रांसमिशन यस मतलब सर। मूवमेंट, पॉलिसी का जो मूवमेंट होता है वो
इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी होता है। बोलो ट्रू। यस ठीक है। सर। ये वाला मैंने एक चार्ट पढ़ाया था आपको। यस सर। तीसरा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स। उनमें हमें स्टेक होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। false, सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। और इम्पैक्ट ऑफ सेक्टरल पॉलिसी इज ऑन द इकोनॉमी एज अ होल। incorrect, नो सर इनकरेक्ट है। ये भी फॉल्स है क्योंकि सेक्टर वाला पॉलिसी का इफेक्ट केवल उसी सेक्टर पर पड़ता है ना, पूरे इकोनॉमी पर स्पेसिफिक नहीं। इंडस्ट्री पे हाँ। ठीक है। तो अब देखो सही जवाब क्या बनता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी पहला वाला इनकरेक्ट, तो ये तो बी होगा नहीं, नंबर ये होगा। नहीं होगा। इनकरेक्ट के बाद करेक्ट, बी होगा तो सर, ये बी। भी नहीं है, तो इसीलिए क्या बचा, बी। इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। no, नो sir. सर। तो ये कुछ एग्जाम्पल से थोड़े से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके सॉल्व स्कैनर में, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे सॉल्व, अभी थोड़ा सा बचा है। एक आध क्लास और जब हो जाएगा ना, उसके बाद सॉल्व करोगे तो सारे सवाल के जवाब समझ में आने लगेंगे। ठीक है ना। यस सर। बोलो कोई दिक्कत। तो बस क्या करो, No, जितना sir. पढ़ रहे हो उसको रिपीट जरूर करना, रिवाइज जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपने 50 सवाल बनाए हैं उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे हर पैराग्राफ से, यानी जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ना स्टडी मैट में, उसके हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब स्टडी मैट को थॉरोली कवर कर लेने से आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। अंडरस्टैंड। यस सर। तो बस आज इतना काफ़ी है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगला क्लास कब होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग कल मिल रहे हैं फिजिकल क्लास के लिए, जैन क्लासेस, मेरा टाइम वही होगा अब 11:30 बजे। आज के लिए इतना।